जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है, हर कोई व्यक्ति अपनी राय, अपनी कमेंट्स इसमें रखना चाहता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंपैरिजन का। कंपैरिजन किस में? कंपैरिजन हम करने वाले हैं जॉब में, ट्रेडिशनल बिजनेस में या फिर डायरेक्ट सेलिंग में। तीनों में से तीनों फील्डों का हम आज आकलन करने वाले हैं और तीनों क्षेत्रों में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्षेत्र आज के वर्तमान समय के हिसाब से न्याय संगत अपॉर्चुनिटी या करियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, आज हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसका बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम जॉब्स की। दोस्तों, जॉब्स को अगर मैं देखूं तो मैं मोटे तौर पे मुझे दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो उस तबके का जॉब होता है जिसे हम बोल सकते हैं शारीरिक श्रम, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एक तरह से मजदूरी का काम जिसे आप बोल सकते हैं। निस्संदेह आप वो नहीं कर सकते या हासिल नहीं कर सकते जो इस जॉब में आप जो अपनी लाइफ में आप जो हासिल करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं एक दूसरी तबके की जो जॉब में है, उसको मैं श्रेणी में रखना चाहूंगा मानसिक श्रम या हाई स्किल जॉब। मानसिक श्रम या हाई स्किल जॉब में मैं बेसिकली बात कर रहा हूं उस तरह के सेक्टर की जहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है। ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तरफ आगे जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नौकरी एक बेहतर और सिक्योर प्लेस हो सकता है। जाहिर सी बात है कि समाज के अंदर भी इसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और समाज में एक थोड़ी सी सम्मानीय स्थिति है एज कंपेयर टू शारीरिक श्रम। दोस्तों, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं दो तरह के एम्प्लॉइज को देखता हूं, शायद आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक होता है परफॉर्मर और एक होता है साइलेंट परफॉर्मर। अब जरा परफॉर्मर पे एक नजर डालते हैं। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एम्बिशन होता है, जिनके अंदर इंस्पिरेशन होता है, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर पे प्रोग्रेस प्रमोशंस लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को दो तरह से खतरा होता है। पहला खतरा तो उसके बॉस से ही हो जाता है, जब बॉस को लगता है ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं मेरी नौकरी ना खा जाए, तो वहां पर एक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है ऊपर के लेवल पे। और दूसरा, आपको वहां पर भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जब आप तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, अपनी प्रतिभा को साबित कर रहे होते हैं, तब आपके ही कुलीग और आपके सबऑर्डिनेट आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो पीछे आपके लिए राजनीति प्लान करना शुरू कर देते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। तो इसमें दो सिचुएशन होती है ऐसे परफॉर्मर्स के लिए जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं और काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इंप्लॉइज भी हैं। अब आपने भी महसूस किया होगा कि ऑफिस की पॉलिटिक्स से कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं। अब इसमें दो ही चीजें, दो ही ऑप्शन आपके पास रहता है। पहला, या तो आप भी उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए, जो कि हम ना चाहते हुए भी कई बार हमें बनना पड़ता है। दूसरा, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मुझे दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढनी चाहिए, और वहां पर हम दूसरी किसी कंपनी में जॉब शिफ्ट कर लेते हैं। और दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जिनको मैं बोलता हूं साइलेंट परफॉर्मर, ये लोग भी एम्बिशियस होते हैं, ये लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन ये लोग दब के रहना चाहते हैं। इनको राजनीति पसंद नहीं है। इनको पता है कि जैसे ही ये अपनी प्रतिभा सबके सामने साबित करना शुरू करेंगे, तेजी से इनके बहुत सारे दुश्मन, इनके अपने ही दोस्त इनके दुश्मन बन जाएंगे, और उस तरह की पॉलिटिक्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो यही वजह है कि वो दब के रहते हैं, पर्दे के पीछे से परफॉर्मेंस देते रहते हैं। बॉस बोलेगा हाँ तो मतलब हाँ, बॉस बोलेगा ना तो मतलब ना। यानी कभी भी अपनी उन्मुक्त राय को ये अपने फोरम में अपने खुद से रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ चैलेंज ये होता है कि जैसे ही कॉस्ट रिडक्शन आता है, जैसे ही रिडक्शन का फेस आता है, ये लोग चूंकि पर्दे के पीछे से काम करते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देते, और जाहिर सी बात है कि सबसे पहली गाज इन्हीं लोगों के ऊपर गिरती है और ये बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, जॉब से बाहर हो जाते हैं। अगर मैं जॉब का एक कल्चर लेके चलूं हिंदुस्तान के अंदर पिछले 15 से 20 सालों के अंदर, अगर आप पहले देखेंगे तो 4 फेस में ये चीजें चलती थी। पहली, अच्छी आप स्कूलिंग कीजिए। अच्छी स्कूलिंग करने के बाद क्यों करें स्कूलिंग? ताकि हम एक अच्छी नौकरी ले सकें। बचपन से आज तक हमारी मेंटरशिप, पेरेंटल या फिर सोशल ऐसी ही रही है कि भैया पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो। तो हम पहले अच्छी स्कूल में अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, सर्टिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा वगैरह लेते हैं। उसके बाद नौकरी की तलाश में किसी कंपनी को ढूंढते हैं। कंपनी में हम जॉब करते हैं, तकरीबन 55-60 साल जो भी रिटायरमेंट की एज है, उस एज तक हम लगातार काम करते हैं और फाइनली हम रिटायर होकर एक हैप्पीली लाइफ बिताते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज से 15 से 20 साल पहले होता था। आज के जमाने में यही चीजें चेंज हो गई हैं। पहली 3 चीजें सेम है, मतलब आप आज भी स्कूलिंग करोगे एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। स्कूलिंग करने के बाद, डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद अब आप किसी कंपनी में जॉब ढूंढोगे, वो भी ठीक है। उसके बाद आप 55-60 साल जो भी रिटायरमेंट किए जब वहां तक काम करोगे। लेकिन अब चौथा फेस में, जहां आप पहले रिटायर होकर चैन की सुकून की जिंदगी जीते थे, आज नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। कारण यह है कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो इंजीनियरिंग हो या एमबीए हो या डॉक्टर हो, इतने सारे कॉलेजेस हैं और हर साल पास आउट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है।
उतने लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। आप शायद मेरी बात से रिलेट भी कर रहे होंगे। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग एक ही जॉब को पाने के लिए अगर कंपटीशन में आ जाते हैं तो यहां पे वारे न्यारे होते हैं कंपनीज के। कंपनी के पास अभी अवसर मिल जाता है कि अब देखो 100 लोग खड़े हुए हैं जिसमें से 50 लोग प्रतिभाशाली हैं, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी है 2 पोजीशन की और मैं 2 पोजीशन सिर्फ उसी को दूंगा जो प्रतिभाशाली होने के साथ साथ कम वेतन पे काम करने के लिए तैयार हो जाए। यानी अब आपके साथ वो लेवरेज नहीं रहा कि आप एक कोई डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। आपके कंपटीशन में दोस्त ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कम वेतन में भी जॉब को पाना चाहते हैं। और अगर आप सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस ट्रेंड को देखोगे तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहले आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता था उसमें आपको घंटों के हिसाब से आपको वेतन मिला करता था, लेकिन आज की डेट में आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज का सैलरी स्लिप अगर उठा के देखते हो तो आप देखोगे उसमें उसी वेतन का एक मोटा हिस्सा वेरिएबल पे के नाम से दिया जाता है। ये क्या होता है? वेरिएबल पे वो होता है जब आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके वेतन का वो हिस्सा तभी मिलेगा जब आप उस तरह का परफॉर्मेंस कर पाओगे। आपका अप्रेजल होगा, आपकी अच्छी रेटिंग, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उस वेतन का एक बहुत कम हिस्सा आपको मिलेगा, या हो सकता है ना भी मिले, या हो सकता है 50% मिले, या हो सकता है 100% मिले, और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं तो शायद 200% भी आपको मिल जाए, 150% भी मिल जाए, बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर दुनिया उस तरफ बढ़ रही है, कंपनीज उस तरफ जा रही है जहां आपको वेतन का बड़ा हिस्सा आज की डेट में परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। और आने वाला वक्त यही इंडिकेशन कर रहा है दोस्त कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये फिक्स सैलरी वाला हिस्सा खत्म ही हो जाए। आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से लिमिटेड सैलरी यानी कि लिमिटेड ब्रैकेट में आप काम करोगे, उस ब्रैकेट में आपकी प्रतिभा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको सैलरी मिला करेगी। यानी कि बिल्कुल भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप कभी भी चाहते थे। हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा वेतन मिले, लेकिन जब परफॉर्मेंस के हिसाब से ही वेतन लेना है तो मैं सीमित आय में क्यों रहूं, मैं उस ब्रैकेट के अंदर क्यों रहूं, मैं उस ब्रैकेट से बाहर क्यों नहीं सो सकता। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस पे अगर आप नजर डालोगे तो एक डेटा इंटरनेट पे आपको शायद मिल भी जाएगा। अगर आप सर्च करोगे, इस रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पे आप पहुंच सकते हो कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितने भी नए बिजनेस खुलते हैं, उनमें से 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, पहले साल के अंदर लगभग 21.5% बिजनेस स्टार्टअप्स क्लोज हो जाते हैं। दूसरे साल तक आते आते 30% स्टार्टअप बंद हो चुके हो। 5वें साल तक आते आते पूरे बिजनेसेस का 50% हिस्सा स्टार्टअप बंद हो चुका होता है। यानी कि जितने भी बिजनेसेस खुले उसमें 50% बिजनेस शटडाउन हो चुके हैं। और 10वें साल तक आते आते 70% तक बिजनेस से लोग बाहर हो चुके होते हैं। अच्छा, बिजनेस को करने के लिए आपको क्या लगता है रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? पहली चीज कि जॉब की तरह आपको स्किल तो लेनी ही पड़ेगी, जैसे आप वहां पे डिग्री डिप्लोमा कर रहे थे। बिजनेस के लिए भी आप जिस फील्ड में स्टार्टअप करना चाहते हो उस फील्ड की इंफॉर्मेशन, उसकी स्किल, मार्केट में कॉम्पिटिशन, मार्केट में अपॉर्चुनिटी, स्वॉट एनालिसिस, उसका आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप किसी बिजनेस को चुनने का एक ऑप्शन चूज करते हो। लेकिन दूसरी चीज उसमें आपको सबसे ज्यादा लगती है वो ये लगती है कि उस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अपने जीवन में अब तक जो भी पूंजी इकट्ठा की है पहले तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी अगर कम पड़ती है तो हम बैंक वगैरह से या किसी जान पहचान वाले से हम लोन भी लेते हैं, यानी कि कर्जों के नीचे हम लद जाते हैं। अब हम इस बिजनेस को जोर शोर से स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ रुकावटें और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। डेटा के हिसाब से बहुत सारे बिजनेस शटडाउन हो जाते हैं, इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। यानी आपने जो पूंजी लगाई एक तो वो पूंजी आपकी चली गई, आपने जो बैंक से जो लोन लिया था वो भी अब आप कर्जे में हैं, आपको बैंक का लोन चुकाना है, यानी कि आप बहुत ज्यादा टेंशन और प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो आपने सीखा वहां पर भी था, जॉब में भी सीखा, बिजनेस में भी था, आपको स्किल और मेहनत दोनों ही जगह आपने लगाई, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता, और जहां पर फाइनेंस आ जाता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जाहिर सी बात है कि रिस्क फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जब रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी जमा पूंजी किसी ऐसे बिजनेस में लगाकर खराब कर दी जाए जिसको हम रिकवर भी ना कर पाए। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग इन दोनों से बेहतर कैसे है? डायरेक्ट सेलिंग इसलिए बेहतर है क्योंकि जहां तो आप जॉब में एक उच्च शिक्षा लेते हैं, एक अच्छी जॉब को पाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग सभी दुनिया के में सभी व्यक्तियों को समान अवसर देता है। आप 18 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट सेलिंग में उतना उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 80 साल के हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप स्त्री हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पुरुष हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी शहरी एरिया में सुविधाओं के बीच में रह रहे हैं तो आपके लिए भी उतने ही अवसर है जितना गांव में काम करने वाले, ग्रामीण एरिया में काम करने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास कम सुविधाएं हैं, वो भी इस बिजनेस में उतना ही सफल हो सकता है जितना कोई भी और।
यानी इस बिजनेस में आपके पास खुले अवसर होते हैं जहां पर आप कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकता है। दूसरी चीज, जॉब से कंपैरिजन अगर आप करते हो तो आपने देखा होगा कि जहां जॉब के अंदर आपके पास समय की आजादी नहीं थी, इतने बजे से इतने बजे तक आपको काम पे काम करना ही पड़ता था, जाना ही पड़ता था। लेकिन इस बिजनेस में आपके पास समय की आजादी होती है। आप अपनी मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक आप अपने समय को चुनते हो, जिसमें आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि मैं चाहूंगा कि इस समय से इस समय तक मैं काम करूं, तो आप उस समय से उस समय तक काम कर सकते हो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि जहां जॉब में आपके पास बॉस बैठा होता है आपको मॉनिटर करने के लिए, यहां पर आपके पास कोई भी जॉब बॉस नहीं होता, आप खुद अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ऑफिस की किसी भी तरह की पॉलिटिक्स जिसके बारे में हमने बात करी, उससे यहां पर आप बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी तरह की पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास कि वो आपके साथ पॉलिटिक्स कर सके। दूसरा, आप जॉब में कभी कभी आपको ऐसे लोगों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसे लोगों के बीच में रहकर काम करना पड़ता है, क्योंकि वो आपके कुलीग हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, आप उनको त्याग नहीं कर सकते। बेशक आप दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती, या वो नेगेटिव हैं और आप बहुत पॉजिटिव हैं, या वो डिफरेंट किस्म के लोग हैं जिनके साथ आप मिलना जुलना उठना बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन यहां पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी पसंद के लोगों के साथ बिजनेस करते हो। ये लोगों का बिजनेस है, आप लोगों को अपनी मनपसंद के हिसाब से चूज करते हो और उनके साथ ही बिजनेस करना पसंद करते हो। तीसरी चीज, यहां पर आप जहां परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको जॉब के अंदर एक लिमिटेड आय मिलती थी, असीमित परफॉर्मेंस बट लिमिटेड इनकम। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप असीमित परफॉर्मेंस अगर आप देने में बिलीव रखते हो, या फिर आप परफॉर्मेंस देने में बिलीव करते हो, तो आपकी आय का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता। यानी कि आप असीमित आय, अनलिमिटेड इनकम आप यहां पर पैदा कर सकते हो। जॉब में आप रिटायरमेंट के बाद आपको कोई पूछने वाला है नहीं, यानी कि कोई भी पैसिव इनकम का जरिया वहां पर क्रिएट नहीं कर। 60 साल के बाद भी, आप रिटायर होने के बाद भी आपके पास पैसिव इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। वहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप थोड़े ही समय में पैसिव इनकम की तरफ बढ़ जाते हो, यानी कि आपके एक्टिव ना रहने पर भी आपके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ता। आप अपने मर्जी के हिसाब से अपने बिजनेस के मालिक होते हो और जब चाहे तब इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस बिजनेस में लगती है कि आप जिन भी लोगों के साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो, आप देखोगे सभी की विचारधारा, सभी का मेंटल स्टेटस एक जैसा ही होता है, और वो होता है बेहद सकारात्मक। निस्संदेह ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें चारों तरफ के लोग भरपूर एनर्जी से परिपूर्ण होते हैं। ये लोग हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते हैं, हमेशा पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, जबकि जॉब्स में या बिजनेस में हम हमेशा नेगेटिव या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर सकारात्मक लोगों के साथ, एक आपने कहावत भी सुनी होगी दोस्त, कि जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब अगर आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ है तो जाहिर सी बात है कि रंगत भी वैसी ही होगी। यानी कि इस बिजनेस में आपको वो सारे अवसर, वो सारे मौके मिलते हैं जिसको करने के लिए हम जॉब या बिजनेस में हमें वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस को करने के बाद मेरे ख्याल से हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया है जिसके बारे में हम जितनी भी बात करें उतना ही कम। हाँ, इस बिजनेस में भी आपको काम करना पड़ेगा, ये इसका एक पहलू ये भी है। जैसे आपको जॉब में सीखना पड़ा, जैसे आपको बिजनेस में सीखना पड़ा, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी बिना सीखे आप इसमें भी सफल नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको सीख लिया तो सफलता के लिए कितनी भी ऊंचाइयों की बात की जाए वो सभी कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब तक आपकी ओपिनियन क्या है, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, क्योंकि एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिबेटेबल है। आपके फीडबैक का मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरी ओपिनियन में डायरेक्ट सेलिंग एक बेटर प्लेटफॉर्म है। आप अपने जॉब के साथ या अपने बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसके साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं और पार्ट टाइम में एक बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इसका एक और प्रमुख कारण मैं आपको देता हूं दोस्त, जो एक एनालिसिस किया गया था फिक्की और केपीएमजी द्वारा, उन्होंने यह बताया है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप भारत के अंदर 64,500 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक निकट भविष्य की, आने वाले सिर्फ 5 सालों की देर है और ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ टच कर रही होगी। आज की डेट में ये इंडस्ट्री 20,000 करोड़ टच कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने इसके बढ़ते हुए स्कोप को देखते हुए अपने एमबीए की कोर्सेज में डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए चैप्टर इंक्लूड किया है। सिर्फ कर्नाटका यूनिवर्सिटी ही क्यों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप बी कॉमर्स का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग को उस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, उनके सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। बात सिर्फ यहां पर ही खत्म नहीं होती। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक का एक बहुत ही प्रमुख नाम आता है। आईसीआईसी बैंक में या किसी भी बैंक में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको केवाईसी फॉर्म भरना पड़ता है, नो योर कस्टमर। यानी कि आपको अपनी डिटेल देनी होती है, अपने डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं, आपका एड्रेस, आपका प्रोफेशन, ये सारी चीजें आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट में भरनी पड़ती है, तभी आपका उस बैंक में अकाउंट खुलता है। आज की डेट में अगर आप आईसीआईसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट में, के फॉर्म में आप देखेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग को एज अ प्रोफेशन वहां पर इंक्लूड किया गया है। ये सब क्या है? ये सब भविष्य के लिए संकेत हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। कोर्सेज का इंक्लूड होना,
डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाना, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का आना डायरेक्ट सेलिंग को लेकर 2016 में, ये सब बढ़ते हुए स्कोप के बारे में बात करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी विजनरी व्यक्ति होगा जो आने वाले भविष्य को अगर देख सकता है, एनालिसिस कर सकता है, तो निस्संदेह ये इंडस्ट्री उसके लिए एक ऐसा वरदान साबित हो सकता है जिससे वो अपनी जॉब या अपने बिजनेस से कहीं बेहतर यहां पर आमदनी या फिर इनकम ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं तो मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने एक बेहतर करियर विकल्प को चुना है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप उन लोगों तक पहुंच सके, यानी कि जो जॉब या बिजनेस करते हैं मगर डायरेक्ट सेलिंग में आने से कतराते हैं या उनको उनकी नॉलेज या उतनी इंफॉर्मेशन उनको नहीं है, तो शायद ये वीडियो आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सके। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और उनको भी इस डिबेट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप तेजी से बढ़ता जा रहा है और भविष्य